सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सुरेश वाडकर को। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्र पुरस्कार विजेता सुरेश वाडकर को 2023 के लिए अपने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। आपको बता दूं, इन्हें 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 2020 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। आपको याद होगा भी आशा भोसले जी को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था, जबकि पहला वाला मिला था नरेंद्र मोदी को। उत्तम सिंह, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कहा था कि वो 2022 के लिए राष्ट्र किशोर कुमार सम्मान तो देगी धर्मेंद्र को और लता मंगेशकर सम्मान देगी संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। और स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना गया। नॉर्मन ई बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे 2023 के कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और इस बार जो ये अवार्ड्स की लिस्ट में लेकर के आ रहा हूँ, ये नई शीट है बिल्कुल। जो हम पुरानी शीट रिवाइज करते थे उसको कई बार रिपीट कर चुके हैं, वो अब आपको याद भी हो चुकी होगी। तो ये नई शीट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे कि दीनानाथ राजपूत, अभी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला। विहान तलिया, ये बंगलुरु के हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और याद रखना, इसे फोटोग्राफर के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। नरगिस मोहम्मदी, ईरानी महिला हैं, शांति नोबेल पुरस्कार 2023 इनको मिला था। और एक और है जीना महसा अमीनी, ये भी ईरानी महिला है। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना गया। वैसे तो निधन हो चुका है इनका। अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड दिया। स्वाति नायक मैंने आपको बताया नॉर्मन इन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। माता अमृतानंदमयी वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 मिला। वहीदा रहमान, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 23वां संस्करण है इस पुरस्कार का, 2021 के लिए इनको मिला अभी। और सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बनी है। CS लक्ष्मी, जिन्हें अंबाई भी कहते हैं, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। तो इस तरह से 2023 के ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड से इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक समिट 2023 का आयोजन किया गया। और इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अच्छा, इससे पहले ये 2022 में जो ये समिट हुआ था वो बताऊं कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। देखो, एपेक की स्थापना होती है 1989 में। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 21 है और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे अगर बात करें अभी 2023 में ब्रिक्स समिट का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 में इसकी अध्यक्षता की भारत ने। इसी तरह से अभी G20 समिट, जो कि इसका 18वां एडिशन था, ये भी हुआ भारत में, जिसकी थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम। और साथ में याद रखना, अब अगली बार 2024 में जो G20 समिट होगा ये ब्राजील में होगा। और अभी 2023 में जो 49 नंबर का G7 समिट हुआ था ये जापान में ही हुआ था। और जापान से याद रखना, अभी 2023 में जो क्वाड समिट हुआ था वो भी हुआ था जापान में। और अगली बार अगले साल 2024 में जो क्वाड समिट होगा ये भारत में होगा। उसके अलावा भी 2023 में 43rd नंबर का जो आसियान समिट हुआ था ये इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। 2023 में जो बिम्स्टेक समिट हुआ ये थाईलैंड में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले वो बर्मिंघम UK में हुए थे। अब ये प्रश्न मैंने यहाँ पे क्यों रखा है? क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूज़ में कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। लेकिन फिर बाद में हमने एक और न्यूज़ पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट करने से मना कर दिया कि हम इसको होस्ट नहीं करेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है। ये वाला दूसरी वाली न्यूज़ नहीं पढ़ी तो पहली वाली याद रह जाएगी, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हमने पढ़ा था इसने कहा था करेगा, बाद में इसने कह दिया नहीं करेगा। बाकी फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था। और अगली बार ये कहाँ पे होंगे? 2026 में 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। समर ओलंपिक्स की बात करेंगे तो 2020 वाले हुए थे टोक्यो में,
जो कि इसका 32वां संस्करण था। 2024 में पेरिस में होंगे और 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे, जहाँ पे किस खेल को दूसरी बार शामिल किया जाएगा ओलंपिक्स में, तो आंसर होगा क्रिकेट को। एक ये भी याद रखना, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय आपको मॉरिशस में मिलेगा, इसकी अध्यक्षता कर रहा है श्रीलंका 2023 से लेकर 2025 तक, और उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है 2 सालों के लिए। उसके बाद 2025 से लेकर 2027 तक भारत इसका अध्यक्ष होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है आपके लिए ध्यान में रखना इसको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया, तो आंसर होगा पेड्रो सांचेज को। तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक और कार्यकाल के लिए संसद का समर्थन हासिल कर लिया है, मतलब एक बार फिर से वे स्पेन के प्रधानमंत्री होंगे। स्पेन, ये रहा मैप में स्पेन, कैपिटल इसकी होती है मैड्रिड। अच्छा, आप बताओ यहाँ पे किसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको यहाँ मिलेगा, और इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। बाकी ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, रॉबर्ट फीको, ये भी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने, तो क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये याद होने चाहिए आपको। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 नवंबर को। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 16 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना तो 4 जुलाई 1967 1966 को हुई थी, पर इसने 16 नवंबर 1966 से विधिवत तरीके से काम करना शुरू किया था। इसीलिए हम 16 नवंबर को ये दिन मनाते हैं भारत में, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और इस बार की थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया इन द एरा ऑफ एआई। वैसे आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी होता है, वो हम 3 मई को मनाते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हमने करी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना, और चेयरमैन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। वैसे 16 नवंबर को 2 और दिन मना रहे हैं हम। एक तो है विश्व दर्शन दिवस, ये नवंबर के हर तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार हम इसे 16 नवंबर को मना रहे हैं। इसे पहली बार हमने 21 नवंबर 2022 को मनाया था, मतलब इस बार ये दूसरी बार मना रहे हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मना रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। और देखो, जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ। नवंबर में जब जब डे का प्रश्न आया है, हर बार मैंने नवंबर के डेज आपको रिवाइज कराए, तो आज नहीं कराऊंगा। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपको सारे डेज याद है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके चेक कीजिए कि आपको वाकई याद है या कहीं कोई डे मिस हो रहा है। ये आपका टेस्ट हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आंसर होगा स्काई डाइवर है ये। तो भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन अभी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली ये दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, और इसी कारण से ये चर्चा में है। ये भारत के किस राज्य से हैं, तो ये महाराष्ट्र से हैं। आपको बता दूं, इन्हें 2011 में पद्म श्री सम्मान भी मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं जो आपके न्यूज में रही थी करंट अफेयर्स में, वो एक एक करके मैं आपको सारी रिवाइज कराऊंगा जो भी हमने 2023 में पढ़ी है। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हैं, तो ये शीट में कई बार आपके सामने रिपीट कर चुका हूं, तो आपको ये याद भी होगी। तो बस आपको मेरे साथ साथ बोलना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अभी नई अध्यक्ष और सीईओ बनी थी, और इस पर आने वाली पहली महिलाएं ये। अभी लिसा फ्रेंचेटी की बात करें, यूएस नेवी की पहली महिला चीफ बनी। और मिशेल बुलॉक ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर हैं। जबकि सेलेस्टे साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल महासचिव बनी। परमिंदर चोपड़ा भारत के सबसे बड़े गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी बनी। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी। सुरेखा यादव ये वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी। और विजय लक्ष्मी रमन ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी, निधन हो गया इनका।
और नंदिनी गुप्ता ये कोटा राजस्थान से हैं, मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता इन्होंने। शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। और सुरभि जखमोला ये विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी थी। और किस देश में तैनात हुई थी? तो भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बाकी डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी। तो पायल छाबड़ा ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी थी। स्वाति नायक के बारे में आप जानते ही हो, नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जीता इन्होंने। और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये भोपाल में खुला। और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये भोपाल में है। साधना सक्सेना नायर नाम याद रखना। मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनने वाली ये पहली महिला बनी थी। तो यहाँ पे 2023 में जो महिलाएं न्यूज़ में रही हैं उसमें से लगभग सारी महिलाएं मैंने आपको रिवाइज कराई। लगभग 20 प्रश्न इससे संबंधित मैंने आपको कराए, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में चौथा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ये शामिल हो गया है। उसका नाम क्या है? आंसर होगा INS अमीनी। तो भारतीय नौसेना में चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल हो गया है। इसका नाम INS अमीनी है। और इसका नाम मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप में जो अमीनी द्वीप है उसके नाम पे रखा गया है। कहाँ से इसे लॉन्च किया अभी? तो तमिलनाडु के कट्टुपल्ली से। इसका निर्माण किसने किया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने। और इस तरह के टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर शिप तैयार करने हैं, जिसमें से 4 बना रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और बाकी के 4 बनाएगा लार्सन एंड टुब्रो। और ये अर्नाला श्रेणी के जहाज हैं जो कि रिप्लेस करेंगे या ये किन की जगह लेंगे? तो अभय श्रेणी के जहाजों की ये जगह लेंगे। हमने कहा ये इस तरह का चौथा है। अब आप पूछोगे पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा था? तो पहला था INS अर्नाला, दूसरा INS एंड्रोथ और तीसरा था INS अंजदीप और ये चौथा है INS अमीनी। तो ये ध्यान में रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी भारत की पहली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट अकादमी ये किस राज्य में खोली जाएगी? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अनुसार भारत की पहली AIFF और फीफा टैलेंट एकेडमी को उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में खोला जाएगा। और इस एकेडमी को फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे भारत के अलग अलग राज्यों से जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो आएंगे और ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। मतलब उनको इंटरनेशनल गेम्स के लायक बनाया जाएगा अच्छी ट्रेनिंग दे करके। बाकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हुई है तो स्थापना 1937 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। जबकि फीफा की बात करें तो ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, पूरे विश्व में फुटबॉल को कंट्रोल करती है। और स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। फिर से बन गई है, ध्यान में रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया है? तो आंसर होगा मालदीव। तो बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल गया। ये बांग्लादेश से टकराया और भारत में भी कई जगहों पर भारी बारिश इसने की है, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह में। और इस चक्रवात को मिथिली नाम किसने दिया? ये याद रखना, मालदीव ने। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी बंगाल की खाड़ी में ही एक चक्रवात उठा था, उसका नाम हामून रखा था। हामून किस देश ने उसका नाम रखा था? ये ईरान ने रखा था। अभी अरब सागर में जो तेज चक्रवात आया था उसका नाम तेज रखा था भारत ने। और अरब सागर में बिपरजॉय जो आया था, बिपरजॉय नाम किसने रखा था? बांग्लादेश ने रखा था। वैसे 2023 का पहला चक्रवात कौन सा था? मोचा चक्रवात था, बंगाल की खाड़ी में आया था जो। इसका नाम यमन ने रखा था, ये जरूर याद रखना। वैसे अलग अलग जगह चक्रवातों को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहा जाता है, अमेरिका में हरिकेन इनको कहते हैं, चाइना में आप टाइफून इनको कहते हो। अच्छा, आप मुझे बताओ, साइक्लोन 1 नाम की एक्सरसाइज पहली बार हमने किस देश के साथ में किया? अभी राजस्थान में किया था। बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा है, उत्तर दो इसका। हम बढ़ते आगे। और हाँ, ये भी बताओ, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। अभी हम बढ़ेंगे आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड।
तो अभी हाल ही में चार धाम राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत सिलक्यारा और डंडाल गांव के मध्य निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा भूस्खलन के कारण ढह गया। भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग, और इस कारण से 40 श्रमिक उसके अंदर ही फंस गए। इस कारण अभी ये चर्चा में है काफी। तो इस सुरंग का निर्माण ये ब्रह्मखाल और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले और यमुनोत्री शहर को जोड़ने के लिए किया जा रहा था। और इसकी लंबाई, इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो 4.5 किलोमीटर है। अच्छा, इसी तरह से ये 3 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। चेनानी नाशेरी सुरंग पूछे कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। लंबाई है 9 किलोमीटर। उसी तरह से रोहतांग सुरंग ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसका नाम अटल जी के नाम पे कर दिया गया, अटल सुरंग। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और दुनिया की पहली शिप टनल ये कहाँ पे बनेगी, तो आंसर होगा नॉर्वे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना, तो आंसर होगा हेलुसिनेट को। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट यानी कि मति भ्रम को अपना 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, कॉलिंस डिक्शनरी ने भी 2023 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। बता सकते हो किस शब्द को चुना था, तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो वो भी ध्यान रखना। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? और हाँ, अगर सेशन पसंद आए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। देखो, वीडियो के बीच में मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, ना करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ये बोल करके। लेकिन फिर आपकी ईमानदारी रहनी चाहिए कि हमारे वीडियो का जो लाइक का टारगेट है, 5000 लाइक का टारगेट, वो जल्द से जल्द पूरा हो। तो इसमें आप अपना सहयोग ज़रूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनके क्विज बना दिया जाता है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया, श्रीलंका। कहाँ पे? पुणे के ऑन द सैन्य स्टेशन में। फिर पूछा था किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया, सलमान रुश्दी को। फिर पूछा विश्व COPD दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 नवंबर को। फिर पूछा तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन ये किसने किया, तो उद्घाटन तो हरदीप सिंह पुरी जी ने किया था, लेकिन कहाँ पे? नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में। फिर पूछा था कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी, इस बुक को लिखा मनरीत सोडी सोमेश्वर ने। फिर पूछा त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त अभ्यास का आयोजन ये हुआ कहाँ पे? जैसलमेर में। फिर पूछा वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए, तो आंसर होगा विराट कोहली। फिर पूछा भारतीय नौसेना के किस जहाज ने गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी दूसरी गश्ती अभ्यास में भाग लिया, INS सुमेधा। फिर पूछा वित्त मंत्री हैं हमारे निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने किस वर्ष तक भारत के दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की, 2027। और फिर पूछा था किसने आईना पोर्टल लॉन्च किया, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किसने एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।